Okay, now the first principle, that is basic principles charging the income. Now, first of all, what I have said, income of the previous year of the person is charged to tax immediately following the assessment year. हाँ? अभी यहाँ पे हम लोग जैसे रेगुलर टर्म्स में इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर मीन्स लास्ट ईयर, ऐसा नहीं है. लास्ट ईयर मतलब कि कौन से साल. प्रीवियस ईयर इज बेसिकली द ईयर इन विच यू जनरेट द इनकम, and assessment year is the year in which you are going to pay the tax liability. For example, अगर हम लोग बात करें previous year 2019-20 जो आपका previous year है, तो उसके लिए assessment year क्या रहेगा, उसका next साल, that is assessment year 2020-2021, right? So that is the concept of previous year and assessment year. अभी previous year हमेशा अप्रैल से स्टार्ट, सॉरी प्रीवियस स्टार्ट होगा जनरली अप्रैल से लेके मार्च तक. लेकिन अगर आपका बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 दिसंबर 2019 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. अभी अगर कंपनी ने 1 दिसंबर 2019 को बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कब से कब तक रहेगा. रिपीट करो ना. अगर कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 दिसंबर 2019 को, तो उनका प्रीवियस ईयर कब से कब तक रहेगा. अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2018 तक. उल्टा कैसे गया. प्रीवियस ना. प्रीवियस ईयर कैसे आएगा, क्योंकि 1 दिसंबर को तो बिजनेस स्टार्ट किया ना. देखो 1 दिसंबर को हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हमने इनकम जनरेशन कभी स्टार्ट किया 1 दिसंबर, राइट. तो 1 दिसंबर 19 to 31 मार्च 20 विल बी योर प्रीवियस ईयर, एंड इसका असेसमेंट ईयर कभी आएगा, उसका इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2020. अभी प्रीवियस ईयर रीड करके हमें हमेशा लगता है कि लास्ट ईयर, तो वैसा मीनिंग नहीं लेने का. हमें मीनिंग क्या लेना है, कौन से साल में आपने बिजनेस स्टार्ट कर. अभी समझ में आ रहा है आपको. और एक बार बोलो ना. सपोज अभी एबीसी लिमिटेड बिजनेस स्टार्टेड ऑन करेक्ट. 1 दिसंबर को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या रहेगा. प्रीवियस ईयर कब से कब तक रहेगा, 1 दिसंबर 2019 to 31 March 2020. क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड इनकम विल बी जनरेटेड. बराबर समझ में आ रहा है. ये पीरियड में आप लोगों ने क्या किया, इनकम जनरेट कर दी. इसका भी आप टैक्स कभी भरोगे, असेसमेंट ईयर में भरोगे. तो असेसमेंट ईयर कभी रहेगा आपका 2020-2021. दैट मींस असेस, देखो असेसमेंट ईयर हमेशा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक रहेगा. मतलब इन शॉर्ट असेसमेंट ईयर यू कैन से इट्स ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. लेकिन असेसमेंट ईयर में क्या होगा, आपका इनकम वेरिफिकेशन होगा. मींस आपका इनकम कंप्यूटेशन बराबर है कि नहीं,
तो इनकम डिटर्मिनेशन एंड टैक्स कैलकुलेशन। असेसमेंट ईयर एंड ऑनवर्ड्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? यस हाँ, अभी ये तो 1920 की बात हो गई। अभी आगे एबीसी लिमिटेड तो गोइंग कंसर्न है, तो उसका बिजनेस तो वो चालू रखेगा ही नेक्स्ट ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में मतलब 2020-21 में पूरे 12 महीने एबीसी काम करेगा। डू यू एग्री? तो उसका सेकेंड प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? 2020-21 जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से एंड चलेगा अप टू 31 मार्च। समझ में आ रहा है? मतलब सिर्फ पहले साल आपका प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है? लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। उसके आगे हमेशा आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 12 महीने का रहेगा। सर मतलब प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर इज आवर नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर। हाँ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के आगे का जो रहेगा वो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा एंड वो हमेशा कैसे रहेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। यस, तो असेसमेंट ईयर हमेशा आगे आगे जाता रहेगा। लाइक इन दिस केस इट विल बी चालू ही रहेगा। अभी आपका पहला प्रीवियस ईयर हुआ ये फर्स्ट प्रीवियस, दिस इज फर्स्ट प्रीवियस। सेकेंड यहाँ पे है, थर्ड क्या होगा बता? प्रीवियस ईयर इसके आगे थर्ड वाला फर्स्ट अप्रैल 2021 to 31 मार्च 2022। करेक्ट। मतलब ये होगा 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक एंड ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर क्या रहेगा इसका? 22 to 23। Hopefully you got the concept of previous year and assessment. यस तो प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या करेंगे? इनकम जनरेट करेंगे एंड असेसमेंट ईयर में क्या करेंगे? इनकम, पूरे साल का इनकम कंप्यूट करेंगे, टैक्स कंप्यूट करेंगे, उसको पे कर देंगे एंड डिपार्टमेंट क्या करेगा? मेरे इनकम का वेरिफिकेशन करेगा। सो दैट ऑल एक्टिविटी विल बी टेकन प्लेस इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज गॉट इट? यस अभी आपका इनकम कौन से रेट से टैक्स होगा? अभी देखो क्वेश्चन आएगा, अरे मेरा मतलब जो इनकम टैक्स रूल्स है वो हर साल बदल रहा है। तो अभी हम लोग बात करें 1920 की, तो 1920 में कौन सा बजट आपका एप्लीकेबल होगा? 2019 का। तो जब भी हम लोग 1920 का टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, हमेशा हमें कौन सा बजट देखना है? 2019 फेब का बजट देखना है, जो आपको बताएगा आपका इनकम कितना है, आपका टैक्स कंप्यूटेशन करके टैक्स लायबिलिटी कितना है। बराबर? यस So that is how we will consider the income and the tax liability. Okay. यही सेकंड पॉइंट दिया कि रेट ऑफ टैक्स विल बी स्पेसिफाइड बाय द फाइनेंस एक्ट। अभी जैसे यहाँ पे कोई कोई स्पेशल रेट लिखा, हम लोग बाद में देखते हैं डिटेल में, लेकिन ये कोई कोई जो स्पेशल रेट दिया ना, इसको याद रखो। स्पेशली लॉटरी एंड अदर कैजुअल इनकम। अभी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शोज, ये जो भी इनकम है, बेटिंग, ये सब पे कितना टैक्स रेट लगेगा? सीधा 30% टैक्स लगेगा। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उसके ऊपर 20% लगेगा, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन है उसके ऊपर 15% लगेगा। ये हम लोग बाद में देखते हैं कि ये टैक्स कभी एंड कैसे कैलकुलेट करना है। ओके। In respect of income chargeable to tax, the tax shall be deducted at source or paid in advance wherever applicable. तो जहां जहां पे TDS है वहां पे TDS होगा, जहां पे एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपका इनकम कंप्यूटेशन डिसाइड। सर अभी ये जो 30% टैक्स जो दिया है लॉटरी वगैरह से कोई भी गेम शोज में मिलता है, तो अभी केबीसी में कोई लोग सिर्फ 1,80,000 जीतते हैं, कोई लोग 3,20,000 जीतते हैं।
तो सबको यूनिफॉर्म 30% ही रहेगा क्या? Yes. And that is where the department generates good amount of income tax. इसके लिए देखो गेम शोज कभी बंद नहीं होते. Rather government wants more number of game shows because जितने गेम शोज ज्यादा रहेंगे उतना प्राइज मनी रहेगा, एंड प्राइज मनी रहेगा उतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा. एंड वहां पे जैसे आप लोगों ने फर्स्ट केपीसी अगर आपको याद है तभी हर्षवर्धन वाज अ करोड़पति. हाँ, तो तभी हमें दिखा कि हर्षवर्धन 1 करोड़ जीत गया, बट यू वोंट बिलीव दैट टाइम अभी तो टैक्स 30% है. तभी कैसे था? टैक्स, सरचार्ज एंड सेस कुल मिला के 33.99% टैक्स था. तो यू कैन इमेजिन 1 करोड़ में से 33 लाख करोड़ से 33,99,000 तो टैक्स में ही चला गया स्ट्रेट. बचा उसके हाथ में कितना? सिर्फ 66 लाख 1,000. That's it. No doubt this amount is also good amount, but see 1 करोड़ दिखता है तो उसमें से 3399 मतलब लगभग 34 लाख तो डायरेक्टली चला गया. उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर हम लोग सोच सकते हैं अब इसका क्या करना है, बट इतना 30% तो सीधा टैक्स में आपका वाइप आउट हो जाए. मतलब जो भी 1,80,000 वगैरह जीतता है उनके लिए तो कुछ ज्यादा अमाउंट रहेगा ही नहीं हाथ में. हाँ 30% गया तो जो बचा कुछ अमाउंट है. एंड ये कैसे होता है हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते बिकॉज यू आर एट अ पब्लिक डोमेन. वेबसाइट पे है, केबीसी आप न्यूज चैनल में आके गए हो तो आपको इनकम दिखाना ही पड़ेगा. Got it? Yes. Okay. Yes. Section 4 is the charging section and backbone of the income tax act. Backbone क्यों? Because इसके बेसिस पे आपका इनकम कंप्यूटेशन होगा एंड टैक्स कंप्यूटेशन होगा. Okay, tax liability arises by virtue of this section and at the close of the previous year. Yes. Then is assessment year and previous year. ये हमने अभी देखा, तो आप एक काम करो फटाफट ये डेफिनेशन देख लो, फिर हम लोग आगे के पॉइंट पे जाते हैं. Assessment year and previous year. Determination of previous year in case of newly set up business or profession or new source of income. तो जहाँ पे हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे एबीसी लिमिटेड ने 1 दिसंबर से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट कभी होगा? बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो ऑब्वियसली हमने प्रीवियस ईयर क्या डिसाइड किया? इट वाज फ्रॉम 1st of December till 31st of March. So that is how we will decide the period. Second year source of income newly coming into existence, कि कोई नया ही अपने source existence में लेके आए, so it will be from the date on which the new source of income comes into existence and ending on 31st March of that financial year. तो दोनों के लिए रूल मोर और लेस सेम है. जिस दिन से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं उस दिन से लेके 31st मार्च तक आपको क्या कंसिडर करना है? प्रीवियस ईयर कंसिडर करना. So in short, what we can say is, for the first previous year, the period of previous year can be less than or equal to 12 months. आपने बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट कर दिया तो आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने का रहेगा. लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बीच में ही स्टार्ट किया, तो आपका प्रीवियस ईयर 12 से कम मंथ्स का रहेगा. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. Okay, where an assessee has an existing regular income from various sources where he earns the income and he also earns a new source of income during the financial year, then the previous year shall commence. For existing income from 1st April and for new income, it will start from the date on which it came into existence. However, the assessee is liable to pay tax aggregate of income from all the sources and therefore the income will be computed or included in the previous year. तो previous year आपका पूरा ही यहाँ पे आ जाएगा, 12 महीने का आएगा. I will give you an example तो आपको समझेगा. Suppose you are already working. Let us say Sakshi is already working in one of the companies
and she is getting 6 lakh as her salary, and during the year she started letting out her flat for rupees 40,000 per month. हाँ, तो उसके लिए सैलरी इनकम तो पहले से था, अप्रैल से मार्च तक था, बट ड्यूरिंग द ईयर बीच में ही उसने क्या किया, उसका घर लेट आउट कर दिया, रेंटल पे दे दिया। तो जब भी वो इनकम लेट आउट करेगी, रेंटल पे देगी, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द रेंटल इनकम विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, बराबर। तो उसका सैलरी इनकम हम लोग कितने पीरियड के लिए कंप्यूट करेंगे, पूरे 12 महीने के लिए। लेकिन रेंटल इनकम कितने पीरियड के लिए काउंट करेंगे, इट विल बी काउंटेड ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच द फ्लैट वाज गिवन ऑन रेंटल बेसिस। दैट मींस इट विल बी फ्रॉम यू कैन से इट विल बी फ्रॉम अगस्त टू मार्च, कि उसने अगस्त से फ्लैट लेट आउट किया था, तो उसका रेंटल इनकम अगस्त से लेके मार्च तक आएगा। ओके, ये रूल समझ में आ गया आपको यहाँ तक का? प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ द पर्सन, तो ही करेंगे ना, सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करेंगे ना सर? हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए प्रीवियस ईयर अगस्त से मार्च तक रहेगा। बट देखो, हम लोग ना हेड वाइज एक्चुअली कंसिडर नहीं करते। जब भी हम लोग एक एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर बोलते हैं तो हमेशा वो 12 महीने का ही रहता है। आप धंधा बीच में स्टार्ट करो या एंड में स्टार्ट करो, इट विल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। लेकिन जहाँ पे नया मैंने एक्टिविटी स्टार्ट किया वो स्पेसिफिक इनकम के लिए, वो आपका ईयर डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेके 31 मार्च तक रहे। सर इसको शो करने का क्या बेनिफिट रहेगा? बेनिफिट कुछ नहीं, आपको दिखाना ही है सिर्फ इनकम कंप्यूटेशन में ना। देखो, असेसिंग ऑफिसर जो रहेगा वो क्वेश्चन करेगा ना कि रेंट 12 महीने का क्यों नहीं करके, बराबर। तो मुझे ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि मैं सैलरी मतलब जॉब पे 12 महीना था, लेकिन मैंने घर लेट आउट किया अगस्त मंथ से, तो उसके हिसाब से रेंटल इनकम आया मेरा अगस्त टू मार्च का, एंड सैलरी इनकम आया पूरे 12 महीने का। मतलब प्रॉपर्टी का रेंट शो करने का कोई बेनिफिट नहीं है basically. यहाँ पे बेनिफिट की बात ही नहीं, आपको इनकम तो दिखाना ही है। Okay. मतलब प्रॉपर्टी if registered under your name, then only you can show. Then you have to show that income. Other Once you start generate any source of income, you have to disclose. Clear? हाँ sir. Okay, अभी next part जो है exception to the general rule that income of previous year is taxed in the assessment year. मतलब अभी तक हमने रूल क्या देखा है कि प्रीवियस ईयर का इनकम मतलब 2019-20 का इनकम हम लोग टैक्स कभी करते हैं, नेक्स्ट ईयर में करते हैं, 2021 में करते हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल रूल है इसमें एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम रहता है। मतलब आपका प्रीवियस ईयर होगा 1920, आपका असेसमेंट ईयर भी होगा 1920। अब ये कौन से सिचुएशंस में होगा, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अर्पिता पढ़ो ये वाला पॉइंट। हाँ पढ़ो। Exception to the general rule that income of a previous year is taxed in its assessment year. हाँ, This इसको is- अगर आपके पास बुक है तो मार्क करके रखो, इस पे थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर अलग अलग सॉरी सेम कभी हो। पढ़ो। This is the general rule that income of the previous year of an assessee is charged to tax in the immediately following assessment year. However, in the following cases, income of the previous year is assessed in the same year in order to ensure smooth collection of income tax from the taxpayer who may not be addressable if assessment is postponed till the commencement of the assessment year. Again. Income of a non-resident assessee from shipping business, section 172. हाँ, Income of अभी a ये जो person. इनकम है ना, जस्ट ब्रीफली टेल यू, बाद में ये आएगा आपको डिटेल में। 172 सेक्शन क्या बोलता है, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। मतलब जो बंदा नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में शिपिंग बिजनेस करना है। अभी ये कौन सा केस है,
तो सपोज मैं नॉन रेसिडेंट हूँ एंड साक्षी यू आर माय इनकम टैक्स ऑफिसर। तो यू इमेजिन लाइक सपोज मैं इंडिया में आया, थोड़े पैसेंजर्स को इंडिया में छोड़ दिया एंड मैं वापस चला गया। डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी इन द नेक्स्ट ईयर? Yes, Sakshi. I'll repeat my example. Suppose I am non-resident shipping business. मतलब मैं इंडिया का नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ एंड मैं सिर्फ इंडिया में शिप लेके आया, लोगों को पैसेंजर्स को छोड़ दिया, सामान इधर छोड़ दिया एंड मैं वापस चला गया। अभी मुझे बताओ कि मैंने इनकम तो जनरेट किया इंडिया में बिकॉज मैंने पैसेंजर को इंडिया में लाके छोड़ दिया। अब ये जो इनकम जनरेट किया, डू यू थिंक कि मैं अपने कंट्री में जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर वापस आऊंगा एंड नेक्स्ट ईयर आके टैक्स भरूंगा? इज इट फीजिबल? नो, राइट? व्हाई? बिकॉज सिर्फ टैक्स भरने के लिए कोई बंदा दूसरे कंट्री से इधर तो नहीं आएगा, उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट ही ज्यादा होगा। So there is a possibility that person once he leaves India, then he will not pay taxes. कि एक बार वो चला गया, उसके बाद उससे टैक्स रिकवर करना थोड़ा मुश्किल जाता है। इसके लिए डिपार्टमेंट कंसिडर करता है कि हम लोग उससे टैक्स इमीडिएटली रिकवर कर देंगे, तो उसका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका कंप्यूटेशन हम लोग बिजनेस इनकम में सीखेंगे, जहाँ पे एक स्पेसिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इनकम उसका डिटरमाइन करेंगे। लेकिन जब भी वो बंदा इंडिया के बाहर जा रहा है वापस, एट द सेम पॉइंट विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पर्सन। मीनिंग जैसे मैं बोला कि मैं आई वाज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन हु वाज डूइंग द बिजनेस, so when I will come to India and when I will be going back to Australia, at that point of time what you should do is you should collect taxes from my pocket. So that is known as income of previous year and assessment year is taxed in the same year. Second point, Income of a person who is living income of a person who is living India either permanently or for a long period. Section 174. अभी शची का बहुत सारा इंडिया में प्रॉपर्टी है एंड उसको टैक्स इवेजन करना है, तो क्या करती है, फटाफट प्रॉपर्टी उठाती है एंड इंडिया के बाहर भाग जाती है सपोज। हाँ, अभी when she is going outside India, हाँ, स्पेशली टू अवॉइड टैक्सेस, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो साथ में 10 किलो का सोना, 200-300 डायमंड ऐसा उसके साथ लेके जा रही, तो आपको क्या लगता है वापस इंडिया में आएगी? नहीं, बराबर। तो there is a possibility that she won't pay taxes. Now Sachi is a genuine person, she won't avoid the taxes, that is a separate issue. But इनकम टैक्स के नजर में क्या है, दे कंसिडर एवरीवन एज अ सस्पेक्टेड। जैसे पुलिस हमेशा सबके पास कैसे देखता है, डाउटफुल नजरे से, या फिर हम लोग एज ऑडिटर जाते हैं, या फिर आप भी जब भी ऑडिट करने के लिए जाओगे तो भले ही अकाउंटिंग एंट्री या कॉस्टिंग एंट्री सब करेक्ट रहता है, बट आप जब भी कॉस्ट ऑडिट करने जाओगे आपका बॉस आपको हमेशा ये बोलेगा, डोंट थिंक दैट द बुक्स आर करेक्ट। अगर हमने सोचा कि बुक्स करेक्ट है तो हमें सब करेक्ट ही दिखाई देगा। तो हमें सोचना है फ्रॉम द रिवर्स साइड कि ये बंदे ने कुछ मिस्टेक किया या फिर ये बंदे ने कुछ अवॉइड या इवेजन का कोशिश किया। तो वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देखेगा कि पर्सन अगर इंडिया के बाहर जा रहा है परमानेंटली, तो देयर इज लेस चांस दैट अ पर्सन विल पे टैक्सेस। तो उस केस में वो पर्सन को क्या बोलते हैं, इंडिया के बाहर जाने के पहले ही पूरा टैक्स भर दो एंड उसके बाद आप इंडिया के बाहर चले जाओ। सो दैट इज द सेकंड सिनेरियो। क्लियर? Yes. थर्ड केस, Income of bodies formed for a short duration. Section 174A. सपोज अर्पिता ने एक शॉप स्टार्ट कर दिया, मैंगो शॉप, हाँ, एंड उसमें बड़ा सा शॉप है उसका, वो डेली 30-40 हजार मैंगोस उधर सेल कर रही है। हाँ, बट ऑब्वियसली मैंगो बिजनेस है तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए रहेगा। उसमें मार्च में बिजनेस स्टार्ट किया, मार्च अप्रैल मई मैक्सिमम जून के बाद तो उसको धंधा बंद करना पड़ेगा बिकॉज मैंगो आएगा ही नहीं, एट द मोस्ट जुलाई। अभी ये जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया ये क्या हुआ, टेम्पररी पीरियड के लिए उसने किया कि उसने बिजनेस सेम ईयर में स्टार्ट किया एंड सेम ईयर में वो डिसॉल्व भी हो गया। तो उस केस में हम लोग इनकम कंप्यूटेशन ना करें क्या, कि मैं बोलूंगा अभी तो मेरा बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है साल खत्म होने के बाद,
तो अभी मैं टैक्स नहीं भरूंगा. कैन आई से दिस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? नो. इनकम टैक्स इज इवन इफ यू आर फॉर्मिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस होते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लोग साथ में आते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कंसिडर कि ये भले ही शॉर्ट पीरियड के लिए है, जैसे ही वो धंधा बंद होगा इमीडिएटली हम लोग आपका टैक्स कंप्यूटेशन करके बिजनेस से टैक्स रिकवर करके बिजनेस क्लोजर के लिए परमिशन देंगे. देन फोर्थ पॉइंट, In, income of a person who is likely to transfer property to avoid tax, section 175. हाँ मतलब जहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टीज में, यूजुअली इट हैपेंस आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो लमसम सब एक साथ मिल जाता है, तो उसके वजह से आपका टैक्स ब्रैकेट बदल जाता है एंड पीपल फाइंड इट रिस्की कि उनको टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो वो अवॉइड करने के लिए अपना बड़ा बड़ा एसेट क्या कर देते हैं, लोगों में ट्रांसफर कर देते हैं. तो ये केस में देयर इज पॉसिबिलिटी दैट आप टैक्स इवेजन करने के लिए एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपका असेसमेंट कौन से साल में होगा, सेम ईयर में होगा जिस टाइम आपने इनकम जनरेट किया. नेक्स्ट, Income of a discontinued business, section 176. In this case, the assessing officer has the discretionary power, that is, he may assess the income in the same previous year or may wait till the assessment year. अभी इसका मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है इसका कि जो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, लेट अस से एक कंपनी है वो वाइंड अप हो गया, अभी कंपनी वाइंड अप हो गया तो उसमें 10 डायरेक्टर्स भी रहेंगे, बट एक बार कंपनी वाइंड अप हो गया तो कैन डिपार्टमेंट सब्सिक्वेंटली किसी एक पर्सन को जाके उससे टैक्स रिकवर कर सकता है क्या? नहीं, बराबर. तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक रूल रखा कि जहां पे आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, आपने ये पार्टनरशिप फॉर्म में देखा रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, जहां पे फॉर्म क्लोज हो जाता है तो इनकम टैक्स या जो भी टैक्स ड्यूज है पहले हमें वो सेटल करना पड़ता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस लाइबिलिटी सेटल कर सकते हैं. तो इसके लिए इनकम टैक्स क्या करेगा, जिस साल में आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा उसी साल में क्या करेंगे, आपसे टैक्स रिकवर करेंगे. दैट इज द एक्सेप्शन टू द जनरल. ठीक है, अब ये पांचों एक्सेप्शन समझ में आ गया आपको, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है. एंड इसका क्रक्स क्या है, ये पांचों केसेस में जिस साल में इनकम जनरेट किया उसी साल में आपका इनकम क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा. Okay. इजी. ओके, अभी एसएससी का डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर बाजू में रखते हैं, बिकॉज फर्स्ट let us understand who is person, then it is easy to understand who is assessee. Yes, Chachi, abhi पढ़ो definition of person. The term person includes the following: an individual, a Hindu undivided family, a company, a firm, a association of persons, a local authority, and every artificial judicial person not falling within any of the preceding categories. हाँ, अभी मतलब इसमें कौन कौन आएगा, एचयूएफ तो सबको पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कि जहाँ पे आपका फैमिली बिजनेस साथ में रन होगा, लाइक फादर, मदर, देन देयर किड्स, ग्रैंड किड्स, ये सब लोग साथ में बिजनेस रन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एचयूएफ. अभी एचयूएफ जब भी बिजनेस रन करेगा तो एचयूएफ इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन एंड कर्ता उसका रिटर्न अलग से फाइल करेगा, मेंबर्स उनके रिटर्न अलग से फाइल करेंगे एंड जो एचयूएफ है उसका रिटर्न सेपरेटली जाएगा. Okay. सेम इज द केस विद फर्म. फर्म में भले 5 पार्टनर्स है तो टोटल रिटर्न 6 जाएगा, क्योंकि 5 पार्टनर्स का एज एन इंडिविजुअल एक एक रिटर्न एंड फर्म इज अ डिफरेंट पर्सन एज यू कैन सी हियर. सॉरी, फर्म इज अ डिफरेंट पर्सन, सो देयरफॉर फर्म का रिटर्न अलग से जाएगा. कंपनी, अभी कंपनी में ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैव गॉट लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका कौन सा भी कंपनी रहने दो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन. देन एओपी, बीओआई, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. अभी एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो I'll explain first body of individuals. Here few individuals will come together with a specific cause. For example, Shachi
साक्षी और अर्पिता तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि सीएमए स्टूडेंट के लिए वो एक लाइब्रेरी ओपन करेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 इंडिविजुअल्स आ गए जिन्होंने, उनका कुछ फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी का पर्पस ही नहीं था, बट दे जस्ट स्टार्टेड द एक्टिविटी। अब ये केस में मींस here the case was genuine, all the you can say all the members were performing for the benefit of the institute, or you can say of the entity. तो भले ही वो लोग सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, बट दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे अ पर्सन। देन यू हैव गॉट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मींस it is just like body of individuals, only difference is in case of body of individuals only individuals are included. In association of persons it will be a combination of individuals as well as firm and a company. तो उसके हिसाब से AOP बनेगा। लोकल अथॉरिटी मीन्स अपना म्युनिसिपल अथॉरिटीज, दे विल आल्सो कम अंडर दिस पर्सन डेफिनेशन। Lastly, every artificial juridical person not falling in any of the categories. अभी artificial juridical person मतलब क्या? Can anyone tell me how what is artificial juridical person? Joint venture. Sorry, that Joint venture is company. what? नहीं. In a company, that particular company is considered as an artificial judicial person. Good, लेकिन कंपनी तो ऊपर आ गया ना। एंड यहाँ पे क्या बोले, नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। तो कंपनी ऊपर आ गया तो वापस नीचे नहीं आएगा। तो इधर कौन आएगा? Who will come here? बैंक्स वगैरह। यहाँ पे आएगा यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑल दीज विल बी, बैंक रहेगा, बैंक इज ऑल्सो अगेन अ बैंकिंग कंपनी, राइट? सो दैट विल ऑल्सो बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ corporates. So even joint venture transaction, that is considered as either association of persons or body of individuals. तो यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का कैसे रहता है? लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी। Now, can you consider Mumbai University as an individual? No, वो body of individuals भी नहीं है, local authority भी नहीं है, firm भी नहीं है, company भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग उसको क्या consider करेंगे? It is considered as an artificial juridical person. Same ways जो DTs रहता है ना, DTs मतलब देवता या देवी, देवी देवता जो भी है, उनको भी हम लोग आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कंसिडर करेंगे एज पर दिस डेफिनेशन। अभी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन क्यों? फॉर एग्जांपल आप शिरडी में देखोगे या फिर कोई भी सिद्धि विनायक में देखोगे टेम्पल में, जहाँ पे लॉट्स ऑफ डोनेशंस आर रिसीव्ड। सो ये जो डोनेशंस रिसीव किया है, so that donation received will be considered as donation received from an artificial person. So that is how the department has defined the term person. ओके, बीच में यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशंस दिया है, इंडिविजुअल कौन है, एचयूएफ कौन है, कंपनी कौन है। तो ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है किधर ना किधर, तो आप एक बार कल के लेक्चर के पहले एक बार रीड कर लोगे? चलेगा। यहाँ तक फॉर्म तक।
सॉरी फर्म नहीं, एओपी तक। एओपी का मैंने आपको बताया कि डिफरेंस दोनों में क्या है इधर तक। ओके यहाँ तक आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन तक। फर्स्ट इलस्ट्रेशन। हाँ अभी इलस्ट्रेशन फर्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये ऑब्वियसली किधर आएगा, लोकल अथॉरिटी कैटेगरी में आएगा। देन कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, अभी बैंक लिमिटेड बोलेंगे तो भले ये बैंक है लेकिन ये कंपनी है, बराबर। देन अमिताभ बच्चन, ऑब्वियसली एन इंडिविजुअल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स अगेन इट इज अ कंपनी। Then joint family of Sri Ram, श्रीमती राम एंड their son लव एंड कुश, तो ये सब फैमिली मेंबर्स साथ में आ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HUF बोलेंगे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, see all universities are considered to be artificial juridical persons. Then X, Y and Z who are legal heirs of Z, तो Z के लीगल हेयर मतलब हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रीट करेंगे। Then sole proprietary business, individual, and partnership business, it will be considered as a firm. Okay, ये आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। ऑब्वियसली डेफिनेशन इतना मस्त से बना है ना कि कोई भी ये डेफिनेशन के बाहर नहीं जाता। एंड सिंस यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस डेफिनेशन, आप कोई भी इनकम जनरेट करो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना ही पड़ेगा, राइट? सर वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन है ना, थोड़ा फिर से बताइए ना। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो लीगली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन दैट एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फॉर एग्जांपल जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के केस में, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के केस में यूनिवर्सिटी क्या काम करता है, यूनिवर्सिटी एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एज दैट ऑफ मेंबर्स, तो यूनिवर्सिटी will be considered as a artificial juridical person because let us say मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का चेयरमैन मतलब यूनिवर्सिटी है क्या, नहीं। उसके फैकल्टी मेंबर्स उनका यूनिवर्सिटी है क्या, नहीं। सो व्हाट वी हैव टू कंसीडर इज what is the nature of the transaction, and accordingly we will consider and identify the person under a particular category, and then we will calculate the income and tax. Okay, now यहाँ पे income के related they have given certain points which we should remember. वो डिवोटीज कैसे हुआ सर? Sorry, डिवोटी का भी बोला ना आपने एग्जांपल, आर्टिफिशियल पर्सन। repeat करो question. वो आपने एग्जांपल दिया ना, डिवोटी जिनको हम मानते हैं, हाँ एज एन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन ट्रीट करेंगे। Okay, अभी देखो when you donate amount to for the सिद्धिविनायक temple, बराबर, तो are you really giving to Lord Ganesha? You are going, can you see Lord Ganesha now? No, right? So you are giving to that person who is an artificial person, and accordingly the income will be computed, and that is the reason why it is said as artificial juridical person. अभी समझा? Okay. ओके अभी हम लोग एक एक पॉइंट के पास आते हैं। ये पॉइंट एक बार फटाफट पढ़ लो। फिर मैं ओके एक काम करो, लॉस तक के पॉइंट पढ़ लो, फिर मैं वन बाय वन पॉइंट को एक्सप्लेन कर, बिकॉज आई वांट यू टू रीड मोर सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज आल्सो। आर्ट ऑफ लिविंग को भी बोलेंगे ना वही? यस, मतलब उस टाइप का जो भी हो। यस यस।
Okay. तो इनकम के कनेक्शन में फर्स्ट पॉइंट व्हाट दे हैव गिवन, कैश और काइंड. मतलब आपको इनकम कैश में मिला. लेट अस से Sakshi is getting every month salary of 50,000 and every month she is getting a gold coin and that gold coin is worth rupees 10,000. तो मुझे बताओ उसका सैलरी 50,000 होगा या 60,000 होगा? 50,000. I'll repeat my example. She is getting per month 50,000 as salary plus she is getting gold coin from her employer every month. तो उसका इनकम 60,000 होगा या 50,000 होगा? लेकिन वो गोल्ड कॉइन एज पर क्या है टर्म, बोनस है जैसे सैलरी में बोनस बोनस करके बोलो. सैलरी तो 50 हो गया ना, बोनस को अलग से दिखाएंगे. बट बोनस तो एम्प्लॉयर ही देगा ना, तो सैलरी का ही पार्ट हो जाएगा ना. नहीं, वो सैलरी का ही पार्ट होगा ना, एम्प्लॉयर से मिला ना आपको. हाँ, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी. मेनली हम लोग इधर क्या बात कर रहे हैं, वेदर माई इनकम विल बी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल. तो इनकम 50,000 टैक्सेबल होगा या 60,000 टैक्सेबल होगा, बताओ मुझे. 60,000. Yes. Why? Because you have actually generated 50,000 in cash and 10,000 in kind. तो दोनों मिलके आपका 60,000 का इनकम क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा. जो कंपनी में सर जो हायर ऑफिशियल्स रहते हैं हम्म. तो वो एज एन गोल्ड कॉइन ले लेते हैं ना, मतलब हाँ हाँ टिप अदर पार्टी से जब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है हाँ. वो एक करप्ट मतलब लीगल करप्शन नहीं रहता है, तो उसको तो नहीं दिखाते ना वैसा. उसको नहीं बोल सकते. See, that is a gift. Gift will be taxable, but not under the head salary. That will be taxable under other sources. ऐसा नहीं कोई एग्जाम है. कंपनी का ही Other sources ट्रांजैक्शन में रहता है, taxable. बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम्म उसको ही वो डिप्लॉय करते हैं ना वैसे. हम्म. नहीं बताने वो नहीं होगा ना फिर. सैलरी में नहीं जाएगा, बिकॉज ये सैलरी कभी आएगा जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. आपने एम्प्लॉयज को गोल्ड कॉइन दिया तो एम्प्लॉयज के लिए सैलरी इनकम होगा. लेकिन आपने किसी क्लाइंट के लिए या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए या जीएसटी ऑफिसर के लिए गोल्ड कॉइन भिजवाया तो वो ब्राइब हो जाएगा. नॉट ब्राइब, सोफिस्टिकेटेड विल कॉल इट एज गिफ्ट. तो वो गिफ्ट आपके हाथ में क्या होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल. क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जैसे डैड ऑपरेट करते थे जब भी कंपनी में, तो उनके इधर तो होता ही रहता था ये सब नॉर्मल. ओके. हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग. मतलब हम लोगों ने एक अकाउंट्स में पार्ट देखा था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. So here we are concerned with accounting only in certain scenarios. Now, when accounting will be relevant? Now, as far as salary, house property, capital gains, it is not that relevant. When it is relevant is the business and profession. कि business and profession में मैं कौन सा method follow कर सकता हूँ. तो both methods are allowed, cash or accrual basis of accounting. But once I follow a method, I should continue with the same method. आपने अगर रूल आपको याद रहेगा तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी, या अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी होना चाहिए. आप साल एवरी अल्टरनेट ईयर आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज नहीं कर सकते. वो क्या रखना पड़ेगा आपको, सेम रखना. ओके. देन नोशनल इनकम
person cannot make profit out of goods transferred to himself, and hence goods transferred to himself or from one department to another. एक मिनट. Okay, sorry. Hence, goods transferred from one department to another department at a profit shall not be treated as income. Like आपने branch accounting किया रहेगा, right? तो branch accounts में हम लोग क्या करते हैं? एक branch से दूसरे branch में goods transfer करते हैं. But do you recognize that as profit or income? No. Why? Because actually speaking, you have not gained anything out of it because वो branch to branch transfer है. जब भी हम लोग outside party को बेचेंगे, तभी हम लोग उसको income consider कर सकते हैं. Okay? Then tell me, income सोर्स जो है वो आपका परमानेंट सोर्स का इनकम टैक्सेबल होगा या टेम्पररी का टैक्सेबल होगा या दोनों का टैक्सेबल होगा? दोनों का. यस, नेचुरली. अभी परमानेंट सोर्स मतलब क्या कि सपोज आई एम हैविंग सैलरी इनकम, सो एवरी मंथ मुझे सैलरी मिल रहा है, वो परमानेंट सोर्स हो गया. टेम्पररी सोर्स मतलब क्या? बिजनेस. हाँ, बिजनेस. एंड सेकेंडली यू कैन से मुझे लॉटरी मिल गया, तो लॉटरी लग गया, तो लॉटरी क्या है, हमेशा तो मुझे लॉटरी नहीं मिलने वाला हर एक महीना. तो जो लॉटरी इनकम है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम. लेकिन डिपार्टमेंट कंसिडर करता है आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम रहे या टेम्पररी सोर्स ऑफ इनकम रहे, दोनों इनकम आपके हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा. कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट. Now here, unfortunately, department has not specifically defined what is capital receipt and what is revenue receipt. But इसके लिए हम लोगों ने कल accounts के lecture में define किया था broadly कि capital receipt कौन सा है, revenue receipt कौन सा है. तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा income आपका capital receipt में जाएगा and कौन सा revenue receipt में जाएगा. अभी capital receipts है वो आपका taxable होगा only in capital gains, बाकी heads में वो taxable नहीं होगा. एंड रेवेन्यू रिसीट्स जो है, जैसे आपका बिजनेस इनकम है, आपका इंटरेस्ट इनकम है या फिर सैलरी इनकम है, वो सब आपका डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में अलग अलग टैक्सेबल होगा. एंड कैपिटल रिसीट टैक्सेबल होगा ओनली व्हेन माय इनकम इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. क्लियर? ओके. Now, when we say income, that income will always include loss also. That means whenever there is a negative income, तो आपका negative income रहेगा, फिर भी आपके हाथ में वो income क्या होगा? Taxable हो जाएगा. लेकिन वो adjust कैसे करेंगे? Let us say business में मुझे दो business है मेरे, एक business में 10 लाख का profit हुआ, दूसरे में 1 लाख का नुकसान हुआ, तो हम लोग कौन सी income पे tax करेंगे? Net income. 10 lakh profit, 1 lakh loss, 9 लाख पे हमें क्या करना है? टैक्सेस पे करना है. ओके. नेक्स्ट इज डिस्प्यूटेड इनकम. अभी अगर कुछ इनकम डिस्प्यूट में है तो डज इट मीन इनकम टैक्स विल वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट? फॉर एग्जांपल, ए एंड बी दो लोग हैं, उनके बीच में ओनरशिप रिलेटेड झगड़ा चल रहा है एंड एक बंदा उनके घर पे, एक के घर पे जाता है एंड एक भाई ये घर तुम्हारा है? तो ए बोलता है हाँ हाँ मेरा है, मेरा तो भाई ऐसे नाटक कर रहा है, वो तो रियल ओनर है नहीं. आपको सच्ची बात बताऊं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे ही पास है, तो मैं रियल ओनर, ऐसे बोलते हैं. वो बंदा बी के पास जाता है, बी को पूछता है कि घर किसका है? तो बी बोलता है मैं तो सबसे छोटा हूँ, मम्मी डैडी का पूरा ख्याल तो मैंने रखा था, तो घर उन्होंने मेरे ही नाम पे ट्रांसफर किया था, बट अब ये बड़ा भाई बीच में आके बोल रहा है इसके लिए घर मेरे नाम पे नहीं हो रहा है. अभी तो दोनों जन फाइट कर रहे हैं कि ये मेरा घर है, राइट? अभी अगर दोनों का घर है तो उसके ऊपर जो इनकम होने वाला है, रेंटल इनकम या कोई भी नोशनल रेंटल से इनकम होगा, वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये सवाल का आंसर जानने के लिए वो पर्सन वापस उनके घर पे गया एंड उनको पूछा कि ये आपका घर है? ए बोलता है हाँ मेरा घर है. वो पर्सन बोलता है लेकिन मैं तो इनकम टैक्स से डिपार्टमेंट से हूँ एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो अगर आप बोल रहे हो ये मेरा घर है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. इमीडिएटली ये क्या करेगा? उसका स्टैंड बदल देगा. वो बोलेगा क्या सर, मैं तो बोल रहा था कि घर मेरे नाम पे होना चाहिए, लेकिन मेरा भाई है वो षड्यंत्र करेगा और प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेगा, तो मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी होने से रहा, तो आप ऐसा काम करो बी के पास जाके टैक्स रिकवर.
अभी जब भी ये बंदा बी के पास जाएगा तो बी पार्टी भी क्या बोलेगा, सेम स्टैंड लेगा, वो बोलेगा मैं तो रियल ओनर नहीं हूँ, ए के पास जाके टैक्स कलेक्ट करो। बिकॉज जब भी ओनरशिप का बात आता है तो दोनों लोग बोलते हैं मेरा प्रॉपर्टी, लेकिन जब भी टैक्स पे करने का टाइम आता है तो दोनों बोलते हैं मेरा प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अभी ये दुविधा में, विल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेट टिल द टाइम द कोर्ट गिव्स द ऑर्डर? तो ये तो फिजिबल नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा तब तक ये लोग टैक्स रिकवर नहीं करेंगे। उसके लिए they have kept a specific point that if this kind of situation arises, then we will collect the tax from one of the parties. That means यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन केस जीतने का चांसेस ज्यादा है, वो पर्सन से हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेस रिकवर कर लेंगे। ओके, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रिकवर गया? करेंगे। हाँ, मतलब अगर ए या बी उसमें से दोनों में से एक से टैक्स रिकवर करेंगे, एंड अगर डिपार्टमेंट को पता चल गया कि दोनों का डिस्प्यूट इतने लेवल तक है कि डिपार्टमेंट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो डिपार्टमेंट पहले क्या करेगा, दोनों से टैक्स रिकवर करेगा। एंड जब भी फाइनली केस एक बंदे के डिसीजन में फेवर में आएगा, लेट अस से केस ए के फेवर में आएगा, तो क्या करेगा, बी का टैक्स उसको रिफंड कर देगा एंड उतना ही अमाउंट वो क्या करेगा, ए से कलेक्ट करवा देगा। दैट इज नोन एज डिस्प्यूटेड इनकम टैक्सेशन। समझा यहाँ तक पॉइंट? लेकिन जिसने गफला किया नहीं रहेगा, लेकिन उसको भी मतलब टैक्स का अरेंज, मतलब पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। Yes, he has to arrange for the taxes and then finally, like जब भी फाइनल डिसीजन आएगा तो उसके बाद जो पर्सन लायबल था टैक्स पे करने को उसी से रिकवर करेंगे। बट मीनवाइल हम लोग अरेंजमेंट करके रखेंगे कि आइदर एक पार्टी से या फिर दोनों पार्टी से पार्शियली मिलके हम लोग टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान नहीं होने देंगे, उनका टैक्स रिकवर कर लेंगे। समझा? लेकिन सर इसमें जेन्यून मतलब जेन्यून होता है क्या? मतलब भाई दोनों में से मतलब जो एंड ऑफ द डे मतलब सही निकलेगा, तो जेन्यून रिजल्ट आता है क्या इसमें फाइनल? जेन्युइन रिजल्ट आता है ना। सी अल्टीमेटली एक ही पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी तो दोनों के नाम पे होने से रहा। तो जब भी दोनों में से किसी एक पार्टी के नाम पे प्रॉपर्टी होगा, देन अदर पार्टी विल फाइल एप्लीकेशन विद डिपार्टमेंट कि हम लोगों ने ज्यादा टैक्स भरा है, तो डिपार्टमेंट उसको टैक्स रिफंड कर देगा एंड जो दूसरा पार्टी है जिसके फेवर में केस है उससे टैक्स रिकवर करेगा। So, if joint ownership वाला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो फिर क्या क्या? अगर ए और बी दोनों को घर का जॉइंट ओनरशिप मिल गया, फिर सम पार्ट ए को मिला, सम पार्ट बी को मिला, देन तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनसे ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा टैक्स रिकवर किया है। एंड अगर पहले टैक्स रिकवर नहीं किया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में जिससे जिस बंदे से टैक्स रिकवर नहीं किया तो उससे रिकवर कर लेंगे, एंड जिससे एक्स्ट्रा कलेक्ट किया तो उसको वापस दे देंगे। ओके। वो तो होगा, मतलब सी एंड ऑफ द डे एंड रिजल्ट कैसे रहेगा, जिसके फेवर में एसेट आया उसके हिसाब से जितना इनकम टैक्सेबल होना है उतना ही हो। Okay, next is lump sum receipt. Now there is no difference between income received in lump sum or in installment. For example, मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल रिसीट का एक जनरल रूल है ना, या फिर हम लोग जनरल उसको बोलते हैं कि कैपिटल रिसीट्स आर नॉट रिसीव्ड एवरी मंथ। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे साल सैलरी लेता ही नहीं एंड सीधा मार्च में पूरे साल का सैलरी ले लेता हूँ एंड फिर मैं बोलता हूँ ये तो लमसम अमाउंट है, तो ये कैपिटल रिसीट है, तो मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। So why I do all this thing is just to avoid the tax liability. तो ये सब मैं टैक्स अवॉइड करने के लिए सिर्फ रीजनिंग दे रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं देगा, फिर डिपार्टमेंट आपको कोई भी इसका बेनिफिट ऑफ डाउट ग्रांट नहीं करेगा, और डिपार्टमेंट विल से you will have to bear the burden of the taxes and आपसे taxes वो recover करके रहेंगे।
Okay, then reimbursement. Mere reimbursement of expenses is not considered as income. Now this is important point. ये सब MCQs में छोटे छोटे points पूछ सकते. अभी reimbursement of expenses मतलब क्या कि एम्प्लॉयर, सपोज एम्प्लॉय को सैलरी है 50,000 का, लेकिन उसको ऑफिशियल विजिट के लिए जाना है, लेटर से उसको जाना है सूरत में, तो सूरत में जाके आने का उसका खर्चा हो गया 4,000, एंड ये 4,000 का खर्चा उसके एम्प्लॉय ने रीइंबर्समेंट करवा दिया, तो शुड आई कंसिडर दैट एज माय इनकम? नो, राइट, बिकॉज ये क्या हुआ, मैंने खर्चा किया है जो मुझे रीइंबर्समेंट हो रहा है, तो इट इज नॉट लाइक आई एम जनरेटिंग सम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. इसके लिए ये लमसम रिसीट जो भी रहेगा या रीइंबर्समेंट जो भी रहेगा वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगा. देन यू हैव लीगैलिटी. हाँ, अभी आप मुझे बताओ, लीगल इनकम टैक्सेबल होगा या इलीगल इनकम टैक्सेबल होगा, या दोनों टैक्सेबल होगा? लीगल. लीगल. लीगल इनकम. एनीवन एल्स? इधर तो दिया है, डज नॉट मेक डिफरेंस. हाँ, नहीं वो दिया है वो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है? सर अभी इलीगल इनकम, अभी कंपनी ट्रांजैक्शन में कुछ इलीगल इनकम भी लीगल है ना, तो वो तो नहीं. मतलब पर सर कोई अपना इलीगल इनकम दिखाता ही नहीं है ना, लाइक. हाँ, तो फिर वो टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे समझेगा कि इसी मतलब कि पर्टिकुलर पर्सन का कोई इलीगल इनकम है? गुड क्वेश्चन. अभी वो ये ऐसा सिचुएशन होगा, ये डिपार्टमेंट को भी पता है, बट अगर डिपार्टमेंट ने प्रोविजन रखा दैट ओनली लीगल इनकम इज टैक्सेबल, उसका मतलब क्या होगा? फिर लॉस में जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट. मतलब इट इज एज गुड एज डिपार्टमेंट ने खुद ने ही सामने से बोला है कि आप इलीगल इनकम जनरेट करो, मैं टैक्स नहीं चार्ज करूंगा. हाँ, सी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी क्लियर अबाउट देयर पर्पस, as we should be clear to our purpose. तो वैसे department is very clear. What department says, I have been appointed or I have been formulated to collect taxes, right? तो आप लीगल तरीके से करो, इलीगल तरीके से करो, ब्राइब से करो, चोरी से करो, कुछ भी करो, मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं. What I am interested in is how much is your income and how much is your tax liability. Till the time you show your income and tax liability, then you are a clear white collared person for me. For example, एक person ने bribe लिया and उसने दिखा है मेरा income from bribing is 20 lakhs. उसका जो भी income है वो white income हो जाएगा. क्यों? Because income tax का purpose क्या है? Tax collect करना. उन्होंने वो person से tax collect कर दिया तो they are clean. Do you agree? बट ये डिस्क्लोज करने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली आईपीसी के अंडर उसके अगेंस्ट एक्शन होगा. अरे तू तो ऑफिशियली बोल रहा है, तू खुद वो पर्सन सामने से बोल रहा है कि मैंने ब्राइब से इनकम लिया या ब्राइब से इनकम जनरेट किया, तो नेचुरली उसको वही इनकम पे क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा. डू यू एग्री? यस. तो इसके लिए उसने टैक्स तो भर दिया, लेकिन जो आईपीसी के अंडर एक्शन होने वाला है वो उसको बाद में भुगतना पड़ेगा. लेकिन इनकम टैक्स में वो कंसिडर करेंगे कि ही इज अ लॉयल पर्सन बिकॉज ही इज डिस्क्लोजिंग इनकम एंड ही इज पेइंग द टैक्स लायबिलिटी. Okay, then double taxation. Same income cannot be taxed twice. Like suppose सर तो इधर नो डिफरेंस क्यों दिया है? डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन लीगल. हाँ, मतलब लीगल रहे या इलीगल रहे, इनकम तो टैक्सेबल होगा ही ना. अच्छा, उस हिसाब से मैं क्या बोल रही थी, अगर कंपनी में जैसे इलीगल तरीके से कुछ इनकम जनरेट हुआ और फिर वो बिजनेस यूज के लिए प्रॉफिटेबल बाद में आ गए, तो उससे जो इनकम मिल रहा है वो इलीगल इनकम काउंट होगा कि लीगल इनकम ही काउंट होगा?
डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो लीगल रहेगा बिकॉज दे आर शोइंग, लेकिन आईपीसी इंडियन पेनल कोड के अंदर वो दूसरे एक्ट में इलीगल इनकम है। ये पॉइंट तो नहीं डिफाइन करता है ना इलीगल इनकम वाला? नहीं, Okay. ओके नाउ हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट दैट सेम इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस, कि मैंने इनकम पे भी टैक्स भरा, लाइक एफडी, मैंने एफडी इन्वेस्ट किया एंड एफडी मैच्योरिटी मिल गया मुझे, सपोज 4 लाख का एफडी है, मैच्योरिटी मुझे 4,50,000 मिल गया, तो मुझे 450 पे टैक्स होगा या 50,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा? Repeat question. मैंने 4 लाख का एफडी बैंक में रखा, बैंक ने मुझे 50,000 का इंटरेस्ट दिया एंड कुल मिला के मुझे 4,50,000 वापस दे दिया, तो इसमें मेरा इनकम 50,000 है या 4,50,000 है? 4,50,000 4 लाख है ना? पूरा 4,50,000, क्योंकि फर्स्ट जब भी बैंक में 4 लाख डाला तो हम लोग ने हमारे इनकम में से ही डाला ना, ऐसा उठा के नहीं डाला। एंड देन वही उस पे हम लोग को बैंक में 50,000 और हम लोग कमाया, मतलब टोटल 4,50,000 हमारा इनकम हो गया, तो पूरा 4,50,000 पे ही लगेगा ना। अदर्स? तो 4 लाख के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है ना वो? 4 लाख प्रिंसिपल एंड 50,000 इंटरेस्ट। हाँ, तो इंटरेस्ट को भी इनकम एज एन काउंट कैसे करेंगे? इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होगा ही, द क्वेश्चन इज अबाउट प्रिंसिपल। अभी देखो टेक्निकली एफडी किधर से बनाए रहेगा, मुझे कुछ सैलरी इनकम मिला या कुछ कैपिटल गेन्स हुआ, उससे इनकम आया एंड उसके थ्रू मैंने एफडी जनरेट किया। राइट, मतलब उस पे ऑलरेडी टैक्स लगाया हुआ है। एग्जैक्टली, सो दैट, हाँ, तो दैट इनकम इज ऑलरेडी बीन टैक्स, तो उसके ऊपर वापस टैक्स नहीं आएगा ना। एफडी किस में से होगा, तो हमारा जो इनकम जनरेट हो उसमें से एफडी होगा, तो जो मेरा प्रिंसिपल पोर्शन है उसके ऊपर वापस टैक्स नहीं आएगा। अभी किस पे टैक्स आएगा? सिर्फ इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्टिंग। यस, ओके, इनकम फ्रॉम, हाँ रिपिता। मतलब मैं क्या, जो मैच्योर्ड अमाउंट है ना, हाँ, की बात तो नहीं कर रहे हो ना? मैच्योरिटी अमाउंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैच्योरिटी टैक्स, अमाउंट की बात कर रहे हो ना? हाँ, टैक्स होगा सिर्फ 50,000, पूरा 450 टैक्सेबल नहीं होगा। जो मैंने पैसा डाला था उसको छोड़ के जो बाकी बैलेंस है उसको टैक्स करना है। यस 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 यस। Okay, income by mutual activity. In this regard, it is noted that in case of mutual activities, when some people contribute to the common fund and entitled to participate in the fund, and the surplus arises which is distributed amongst the contributors, such surplus cannot be treated as income. Exception: income derived by trade professional association from rendering specific services to the members shall become taxable. तो ये एक्सेप्शन छोड़ के बाकी म्यूचुअल एक्टिविटीज का बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। Then profits and gains of insurance business carried on by mutual insurance company or by a cooperative society, and profit and gain of business of banking carried on by the cooperative society with its members. तो ये तीन छोड़ के बाकी सब इनकम आपका क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, एंड ये जो ऊपर पॉइंट बोला है कि इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम वोंट बी टैक्सेबल, हाँ, क्योंकि देखो आप फर्म में भी देखो, पार्टनरशिप फर्म में व्हेन फर्म इज फॉर्मुलेटेड विद अ स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, एंड वो रेशियो के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? इनकम कंप्यूट करते हैं, बराबर। लेकिन ये इनकम कंप्यूट करते वक्त फर्म ऑलरेडी वो इनकम, लेट अस से फर्म को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ एंड फिर ये 10 लाख में से टैक्स लेस करके बैलेंस अमाउंट हम लोग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जब भी हम लोग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फर्म ने ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स भरा रहेगा 10 लाख पे। अभी 10 लाख मैंने 4 पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, 2.5 लाख ईच, तो डू यू थिंक दे शुड पे टैक्सेस ऑन द सेम इनकम अगेन? नो,
No. Right. So because the firm has already paid taxes on the full amount, पार्टनर्स के हाथ में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, इधर सिर्फ नीचे एक्सेप्शंस दिए. Okay, next point is pin money. ये आपने पढ़ा नहीं है ना ये पॉइंट्स? ओके, काम करो, ये पिन मनी से यहाँ तक का पॉइंट फटाफट एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग आगे चलते. पिन मनी से सब्सिडी तक. Okay, now when we talk about pin money, now pin money is nothing but the amount given by a person to his or her spouse for meeting the day-to-day expenses. So for example, till earlier days, so most of the cases women were not working, so male members used to give their wives pin money. So घर खर्चा चलाने के लिए जो पैसा देते थे, the question was whether it is taxable or whether it is non-taxable. So the answer to that question is it is non-taxable, because again otherwise if it is taxed then it will be double taxation, right? Because suppose husband earn कर रहा है 50,000, उसने wife को जाके दिया 30,000 and उसको बोला कि 30 भी taxable and 1 lakh भी taxable, तो ये बराबर नहीं है ना, तो इसके लिए pin money will not be taxable. And vice versa also, even if the person is a house husband and wife is giving him pin money, same provision is applicable. Only in a situation where the income on investment out of pin money will be considered as a taxable income, because pin money दिया वो तो taxable नहीं होगा, लेकिन आपने वो investment किया, उससे additional income generate किया, तो वो जो additional income generate किया वो income क्या होगा आपके हाथ में, taxable हो जाएगा. सर इसका कुछ एग्जांपल बताओ ना. Sorry, ये पिन मनी इन्वेस्टमेंट का कुछ एग्जांपल बताओ ना. अभी देखो पिन मनी मतलब हस्बैंड ने वाइफ को पर मंथ 30,000 का पिन मनी दिया सपोज. अभी वाइफ ने क्या किया, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी सेज कि अगर सब पैसा मैंने इधर ही रख दिया तो पैसा घर खर्च में उड़ जाएगा, तो शी स्टार्टेड आरडी विद दैट. तो उसने क्या किया, 30 में से 6,000 का उसने 5,000 का उसने आरडी बनाया एंड बैलेंस 25,000 वो घर खर्च में यूज कर रही. अभी हर एक महीना उसने 5,000 इन्वेस्ट करके पूरे साल में 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया एंड ये 60,000 पे उसको लेटेस्ट से 3,000 का इंटरेस्ट मिल गया. हाँ, तो अभी उसके पास 63,000 हो गया. अभी क्वेश्चन आता है, ये 63 टैक्सेबल होगा, 3 टैक्सेबल होगा, 60 टैक्सेबल होगा या कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा? तो 3 will be taxable. Yes, 3 will be taxable because जो पिन मनी मिला उसमें से उसने अमाउंट सेट असाइड करके उसने इनकम जनरेट किया है, तो वो इनकम क्या होना चाहिए आपके हाथ में, टैक्सेबल हो जाना चाहिए. तो वो इनकम क्या होगा आपके लिए, टैक्सेबल इनकम कंसिडर किया जाएगा. समझा अभी? क्लियर है? सर लम सम रिसिप्ट का थोड़ा एग्जांपल बोलो ना. वो रिइंबर्समेंट एक्सपेंस, लम सम रिसिप्ट और इंस्टॉलमेंट हैज नो डिफरेंस ना. तो ओके, लम सम रिसीट एंड इंस्टॉलमेंट. अभी सैलरी मुझे मंथली मिलता है बराबर, तो उसके जगह पे अगर मैंने बोला कि मुझे मंथली सैलरी मत दो, लमसम सैलरी दो, एक साथ ईयर के एंड में मुझे सैलरी पे करो, तो वो लमसम पेमेंट हो गया. तो लमसम पेमेंट रहेगा या मंथली पेमेंट रहेगा, कौन सा टैक्सेबल होगा या दोनों टैक्सेबल होगा? दोनों. हाँ, क्योंकि लमसम पेमेंट में क्या हो रहा है, आपको सिर्फ पूरा अमाउंट एक साथ मिल रहा है. यस, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो इसके लिए डिपार्टमेंट बोलता है पर लमसम पेमेंट लो या इंस्टॉलमेंट में लो, दोनों इनकम क्या तो लगेगा. क्लियर? हाँ सर. अभी award received by a person relating to his business or profession shall be treated as the income incidental to such business and profession. However, award received by a non-professional person is in the nature of gift
or personal testimonial, the taxability thereof is subject to other provisions of the act. हाँ? तो ये जो भी आपका सिचुएशन है, मतलब बिजनेस रिलेटेड आपको कुछ अवार्ड मिला तो आपको उसी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बहुत सारा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं. तो उनको जो अवार्ड्स मिलेगा तो वो अवार्ड उनके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम देयर प्रोफेशन. However, award received from non-professional person in the nature of gift or personal testimonial, the tax liability will be as per the other provisions of that. Other provisions of that मतलब किसी ने आपको गिफ्ट दिया है. See, award is different and gift is different. Award means due to your performance you get the award. Gift is given with the a personal gesture of the person. Like जिसको लगता है कि I should give someone any specific item or any specific product, so that will be considered as a gift. तो गिफ्ट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, वो सैलरी में टैक्सेबल, सैलरी या बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं होगा. सर अभी ये जो क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन वगैरह होता है, ये लोग मतलब मैचेस होता है, उनका टिकट्स सेल होने के बाद उनको इनकम मिलता है. तो वही इनकम में से वो लोग ये क्रिकेटियर्स को अवार्ड्स या फिर अवार्ड मनी वगैरह देते हैं. तो बेसिकली वो फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन ने जो इनकम कमाया टिकट्स वगैरह सेल करके, तो उनको इसके ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ता है क्या? हाँ. तो देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज ऑलरेडी टैक्स. देन आफ्टर क्रिकेटियर्स ने रिसीव करने के बाद वापस क्यों उनको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ रहा है? ओके, गुड क्वेश्चन. अभी देखो, सपोज एसोसिएशन नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं 5 करोड़ एंड उसमें से ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको रेम्यूनरेशन पे कर रहा है 2 करोड़. अभी एसोसिएशन 5 करोड़ पे टैक्स नहीं भरेगा. एसोसिएशन कितने अमाउंट पे टैक्स भरेगा? 5 करोड़ माइनस 2 करोड़, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है 3 करोड़, उसके ऊपर एसोसिएशन टैक्स भरेगा. यस, बराबर. एंड ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके हाथ में कितना आ गया? 2 करोड़, तो वो लोग कितने टैक्स भरेंगे? 2 करोड़. करेक्ट. डबल टैक्सेशन नहीं है ना. हमेशा एक टैक्स में, इनकम टैक्स में रूल याद रखो, फॉर वन पर्सन इट इज एक्सपेंस, देन फॉर अदर पर्सन इट इज इनकम, और वाइज वर्सा. ये मेंबर्स के लिए इनकम है, इसके लिए उनको एग्जम्पशन दी. ओके. नेक्स्ट इज मनी एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट मतलब मैंने मनी चुरा लिया. अभी आपने चोरी भी किया तो वो एक्सपेंस ट्रीट होता है. अभी सपोज एक बिजनेस है, उसके कैशियर ने, जो एम्प्लॉय था, उसने 1 लाख का कैश लेके वो भाग गया. अभी वो बिजनेस के लिए वो क्या है? खर्चा है. एंड एट द सेम टाइम वो पर्सन के लिए वो क्या है? इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि दैट इज इनकम जनरेटेड आउट ऑफ कैश एम्बेजलमेंट. तो यहाँ पे आपको अगर कुछ इनकम मिलता है तो इनकम क्या होगा? आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो वो 1 लाख वो मेंबर के हाथ में टैक्सेबल हो. नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट इनकम. अभी जो कंटिंजेंट या एंटिसिपेटेड इनकम है वो तो ऑब्वियसली टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ प्रोजेक्टेड इनकम, और यू कैन से एंटिसिपेटेड इनकम. तो वो इनकम आपको टैक्सेबल नहीं होगा कभी. नेक्स्ट इज सब्सिडी. गवर्नमेंट से कोई भी आपको सब्सिडी मिला तो वो सब्सिडी क्या होगा? आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. वो आपको कैश इंसेंटिव के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ड्यूटी ड्रॉबैक के फॉर्मेट में भी हो सकता है, वेवर और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी भी हो सकता है. कौन सा भी सिचुएशन रहने तो आपके हाथ में सब्सिडी क्या होगा? टैक्सेबल होगा. अभी यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस क्या है? व्हेन सब्सिडी और grant or reimbursement which is taken into account for determining the actual cost of asset is not taxable separate. तो इसके ऊपर वापस टैक्स नहीं करेंगे. And secondly, the subsidy or grant by the central government for the purpose of corpus of the trust is again non-taxable. That means जो पहला केस हमने देखा कि
जितना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट है उसका थोड़ा एसेट का फाइनेंसिंग करता है गवर्नमेंट। सो लेट अस से एसेट है आपका 25 लाख का, तो गवर्नमेंट आपको 20 लाख का फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है फॉर दैट एसेट। इस केस में आपको वो इनकम कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि आपका एसेट 25 लाख का था, 20 लाख गवर्नमेंट से आ गया, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, समझा नहीं, सॉरी रिपीट करा ना। ओके मैं रिपीट कर, देखो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिल गया तो सब्सिडी क्या होगा आपके लिए, टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट रन कर रहा हूँ एंड वो ट्रस्ट, मैं एक एजुकेशनल ट्रस्ट रन कर रहा हूँ, उसमें आई हैव अपॉइंटेड फ्यू टीचर्स एज एन एम्प्लॉय, तो ये टीचर्स का रेम्यूनरेशन वो मुझे सब्सिडी के फॉर्मेट में गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये जो रेम्यूनरेशन है वो किसके लिए है, रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए है। तो ये जो सब्सिडी मिलेगा वो आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, एंड उसके सामने हम लोग एक्सपेंस भी क्लेम करेंगे। देखो सब्सिडी क्यों मिला है, बिकॉज मुझे एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना है, तो मैंने पहले इनफ्लो दिखाया, बाद में मैं जितना उनको सैलरी पे करूंगा वो आउटफ्लो भी दिखाएंगे, एंड फिर नेट इनकम क्या होगा आपके हाथ में, टैक्सेबल होगा, राइट। हाँ, अभी सेकेंड एग्जाम्पल जो था कि सपोज मेरा एसेट 25 लाख का है, उसमें गवर्नमेंट आपको 20 लाख का ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 20 लाख को इनकम कंसिडर करे या नहीं करे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एज यू कैन सी हियर, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट में से थोड़ा फाइनेंसिंग किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो 20 लाख को कॉस्ट में से एडजस्ट करेंगे, हम लोग उसको टैक्सेबल इनकम में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका एसेट 25 लाख का था, 20 लाख का आपको ग्रांट मिल गया, तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू सिर्फ 5 लाख बताना है, एंड डेप्रीसिएशन भी उसी पे क्लेम करनी है। अभी ऑब्वियसली अगर मैं वो पोर्शन पे टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ तो सॉरी वो पोर्शन पे मैं डेप्रीसिएशन क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब 20 लाख पे अगर डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो वो अमाउंट मेरे हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो अमाउंट मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। एंड सेकेंडली अगर मैंने सब्सिडी या डोनेशन दिया है फॉर ट्रस्ट, कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, मतलब अपने एनपीओज में सीखा रहेगा, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये पॉइंट रहता है कि ट्रस्ट को हम लोग डोनेशन देते हैं, वो जनरल डोनेशन या कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन जाके सीधा उसके कैपिटल में बैठ जाता है, कैपिटल फंड्स में ऐड होता है, एंड जो बैलेंस पोर्शन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट का वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 25 लाख का मशीनरी था, 20 लाख गवर्नमेंट से फाइनेंस हो गया, तो हम लोग सिर्फ 5 लाख एसेट का वैल्यू दिखाएंगे एंड डेप्रीसिएशन भी सिर्फ 5 लाख पे ही क्लेम। ओके, एम्बेजलमेंट है ना, चोरी कर, तो थोड़ा फिर से बोलिए ना। एम्बेजलमेंट मतलब कैश चोरी करना। अगर कोई कैश चोरी करके भाग गया तो बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करता है, बराबर। तो जो पर्सन चोरी करके भाग गया उसके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहेगा, एंड अगर वो चोरी करने में माहिर है, एक्सपर्ट है, तो वो इनकम उसके प्रोफेशनल इनकम में ऐड हो जाए। मैं आई एम जोकिंग, डोंट टेक दिस लाइन सीरियसली, क्योंकि ऐसा वो चोर बोल नहीं सकता कि मैं हर एक जगह पे जाके वही धंधा करता हूँ करके, तो वो उसके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कि कैश एम्बेजलमेंट किया तो जितना कैश एम्बेजलमेंट किया वो अदर सोर्सेज में आपको बताना पड़ेगा। यूजुअली कोई नहीं बता तो अलग बात है, जैसे सची वाज आस्किंग द डाउट। तो देखो अगर मैं इनकम टैक्स को डिस्क्लोज कर सकता हूँ तो नेचुरली वो मेरे एम्प्लॉयर को पता चल ही जाएगा ना कि ये पर्सन एम्बेजलमेंट किया है, तो वो मुझसे रिकवर कर सकता है बाद में। तो इसके पण लिए सर हाँ, अगदी बेसिक लेवलला बघितलं की नॉर्मल चोर पैशांची चोरी करतात, तर त्यावेळेला ज्या माणसाचे पैसे चोरी झाले तो ते एक्सपेन्सेस दाखवेल, पण मग नंतर
पत्ता कसा लागेल की ह्या पर्टिक्युलर माणसाने हे चोरी केलंय तर त्याला त्या पैशांवरती टॅक्स लावायचा? ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट. अभी मैं ये पॉइंट समझाने के लिए ना आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझे. सपोज दोपहर का टाइम है, आप टू व्हीलर पे बाहर घूम रहे हो एंड देयर इज नो वन ऑन द रोड. ओके. तो आपने बाइक या आपका एक्टिवा नो पार्किंग के बोर्ड के बाजू में ही पार्क किया और आप चले गए. हाँ, आप आधे घंटे के बाद आए एंड ऑब्वियसली दोपहर में उधर कोई नहीं था तो आपने वापस अपना एक्टिवा लिया, आप घर चले गए. हाँ, बट डू यू लीगली यू कैन से दैट वॉट एवर यू हैव डन इज करेक्ट? नो, राइट. हाँ, एंड वो टाइम कोई नहीं था इसके लिए आप बच गए. हाँ, लेकिन आप वापस वही एक्टिविटी शाम में जाके वहां पे जो गाड़ी लेके जाने वाला ट्रक रहता है वो आ गया तो आप उसके सामने ये सब एक्टिविटी करोगे? नहीं करोगे. सेकेंडली ये तो जाने दो, अगर सीसीटीवी कैमरा में ये कैच हो गया कि आपने वो जो नो पार्किंग का बोर्ड है उसी के नीचे गाड़ी पार्क किया आपका, तो गए आप, आपके अगेंस्ट वैलिड प्रूफ आ गया. करेक्ट. तो वो पॉइंट पे आपको टैक्स नहीं होगा, लेकिन जब भी आप पकड़े जाओगे तभी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब फाइन पे करना पड़ेगा. बराबर. हाँ? वैसे ही इनकम का है, जब तक एसएससी इनकम डिस्क्लोज नहीं करता डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा. बट एसएससी नहीं, लेकिन बाजू वाले दूसरे कोई पार्टी, थर्ड पार्टी जो इनकम टैक्स को ये मैसेज पास ऑन कर सकते कि ये पर्सन के पास इतना इतना इनकम है. ऐसा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट क्या करता है, कभी कभी एक्शन ले ले, बिकॉज द अदर पीपल आर कीपिंग एन आई ऑन योर ट्रांजेक्शंस. कि अरे इसका जैसे आपने सुना भी रहेगा, जनरली पीपल टॉक सैलरी तो 10,000 है, घर में इतना फर्नीचर, ये वो ये सब कैसे लाया. अभी ये गॉसिपिंग तो रेगुलर बेसिस पे चलता है. अभी ये गॉसिपिंग के ऊपर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सब सुन रहा है या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कीपिंग अ ट्रैक, दे विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो दैट हाउ मच इनकम इवेजन इज डन बाय द पर्सन. तो वो क्या करेंगे, सीधा वो पर्सन का स्क्रूटिनी स्टार्ट कर देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस. इसके कनेक्शन में ना मैं आपको एक एकदम मस्त सा एग्जांपल देता हूँ तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. एंड इट्स अ रियल लाइफ केस. मैं एक बार ना एक सेमिनार में गया था एंड वहां पे वो सेमिनार वाज इन कनेक्शन विद exporters who are having no exposure towards English language, or they were trying to say कि language is not a barrier for expanding your business. What matters is your potential. तो वहां पे एक पर्सन ने स्पीच दिया. अभी मैं टॉपिक दूसरे जगह पे लेके नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी, इट इज रिलेटिंग टू इनकम टैक्स. So what that person was saying that he is not fluent with English, anything else, but he was having the local language. ऐसे वो करके बड़ा हो गया and उसने बिजनेस में एक्सपोर्ट करना शुरू कर. लेकिन he shared that ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंशन हो उसका एक राज है. एंड वो राज उसने बताया कि in 1990s 85 to 90 के पीरियड में he was working as an employee also एक कंपनी में. एंड मतलब वो इंजीनियर नहीं था लेकिन उसको इंजीनियर का काम आता था, तो वो साइमल्टेनियसली मशीन्स पे काम करके वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम कमा लेता. तो उस टाइम उसका दोनों इनकम था, वो सैलरीड एम्प्लॉय भी था एंड उसका कुछ छोटा मोटा एक्टिविटी से उसका बिजनेस इनकम भी था. हाँ, एंड हुआ ये कि उस टाइम उस जमाने में उसने कार परचेज किया. हाँ, एंड वो कार कैसे परचेज किया, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एडिशनल फंड्स जो उसको मिल रहा है. अभी थोड़े महीने बाद, मतलब एक लगभग सालों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको नोटिस आया कि मीट अस इन द ऑफिस एंड यू हैव गॉट सर्टेन सोर्स ऑफ इनकम व्हिच इज अनडिस्क्लोज्ड. अभी ये पर्सन थोड़ा शॉक हो गया कि अरे मुझे नोटिस कैसे आया. तो ही वेंट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ने, ऑफिसर ने सीधा टॉपिक पे पॉइंट आउट कर दिया. उसने बोला कि आपने एक नया कार लिया, बराबर? तो वो बोलता है हाँ. तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला फिर ये कार के लिए पैसा किधर से है? तो बोला देखो मुझे सैलरी इनकम है वो तो मेरा बच जाता है थोड़ा बहुत, एंड उसके अलावा मैं यही एक्टिविटी करता हूँ उससे मुझे इतना एडिशनल इनकम होता है, वो जमा करके मैंने विदाउट लोन कार ले लिया. अभी ये सब सुनने के बाद वो जो ऑफिसर था उसको पता चल गया कि ये जेन्युइन बंदा है
कि देखो अगर जिसको टैक्स इवेजन करना है वो जाके ये सब बोलेगा नहीं डिपार्टमेंट को कि मैंने ये इनकम जनरेट किया या क्या हुआ. ही विल ट्राई टू सेव हिज इंटरेस्ट, सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट. अभी बिकॉज दिस पर्सन वाज जेन्युइन, उसने बोला कि दैट ऑफिसर हेल्प हिम आउट. ऑफिसर ने उसको सजेस्ट किया, सी बॉस योर इनकम इज टैक्सेबल, गो टू अ प्रॉपर कंसल्टेंट, गेट योर अकाउंट्स वेरीफाइड, अच्छे से अकाउंट्स बनाओ एंड रिटर्न फाइल करो ना, इतना इतना टैक्स भर दो ये इनकम. अभी वो पर्सन ने वैसे ही सब कर दिया एंड वो सब करने के बाद उसने डिपार्टमेंट को पूछा लेकिन आपको ये पता कैसे चला. तो डिपार्टमेंट बोला यूजुअली वी कीप दिस इंफॉर्मेशन वेरी सीक्रेट एंड व्हिच वी डोंट डिस्क्लोज, but since you are a genuine case, will disclose. And that person was none other than his neighbor who informed income tax department about his car. एंड Okay. ये हाँ ये मैंने पुराना एग्जांपल क्यों दिया बिकॉज तभी देखो ना तो ईमेल था ना कैमरा था कि मैं फोटो निकाल के व्हाट्सअप कर दिया, ये तो मैं कर नहीं सकता सब. तभी मतलब वो पर्सन कितने एक्सटेंड गया रहेगा, देखो इसका पैन निकाला, इसका ऑफिसर ढूंढा, उसको जाके इन्फॉर्म किया, उसको इसके बारे में कुछ बताया. देखो डिपार्टमेंट ऐसे ही किसी का अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, तो दे हैव टू हैव सम इन्फॉर्मेशन. तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन उसके नेबर ने उनको प्रोवाइड किया था एंड ऑन दैट बेसिस दे स्टार्टेड दिस स्क्रूटनी. समझ में आ रहा है. तो भले पण त्या नेबरला काय गरज आहे हे सगळं करायची, त्याचा तर काही फायदा नाहीये ना ह्याच्यात. see there may be two reasons. One is he is being genuine for the country as a whole कि कोई person tax evasion ना करे, and secondly he is not happy with the person growing. वो बोलते हैं jealousy feel करता है. But then see what we should learn from all these experiences is वो person ने आगे बोला कि he is giving the credit of his business grow to that person, that neighbor, क्योंकि after that what he did, देखो ये प्रोसेस में क्या हुआ, उसने उसके अकाउंट्स वेरीफाई करा लिए, वो सीए के पास गया, उसने वो पूरा अकाउंट्स प्रॉपरली बनाना शुरू कर दिया जो अभी तक वो कभी बनाता नहीं था. एंड फिर उसके बाद बिजनेस वो किया, उसने एक्सपांड करते गया एंड वो आगे बढ़ते गया. लेकिन ये पॉसिबल क्यों हुआ, बोला उस टाइम से मेरे लाइफ में सीरियसनेस आ गया कि बुक्स मेंटेन करना, रिटर्न फाइल करना, टैक्स में देखना, ये सब एस्पेक्ट उसको वो टाइम से शुरू हो गए. तो ही वाज गिविंग रिगार्ड्स टू हिज नेबर दैट उसने तभी ये उंगली किया या नाटक किया था व्हाटएवर, तो उसकी वजह से ही कुड ग्रो हिज बिजनेस. ओके. हाँ तो ऐसा होता है लाइक every time students ask me the question like हमने नहीं बोला तो उनको पता कैसे चलेगा. See there are so many parties who are more than who are interested more than you to disclose your information to others. हाँ? तो obviously इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी वो इंटीमेट करेंगे. पहले ऐसे उनके क्या बोलते हैं छिपे हुए लोग थे कि जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, बट अभी कैसे होता है कोई कोई केसेस में ये चुगली नहीं, अभी ये तो हम लोग बोलेंगे इसने क्यों चुगली किया, ऐसे हम लोग अपने लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट हैज मेड सर्टेन स्टैंडर्ड्स. अभी देखो कैसे होता है, अगर मैंने BMW बुक किया तो ना आजकल मतलब इन रिसेंट टाइम्स मुझे उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पैन देना पड़ता है. अभी यहाँ पे मुझे नेबर ने बोलने की जरूरत ही नहीं है, जहां से मैं कार रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ उनके लिए कंपलसरी है कि सर्टेन वैल्यू के ऊपर का कार का रिपोर्ट होना चाहिए. या फिर जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने जाता हूँ आप देखोगे वहां पे भी आपका पैन देते हैं. तो जो रजिस्टर्ड ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं कि सो एंड सो पैन पे ये प्रॉपर्टी बेचा है या फिर सो एंड सो पर्सन ये प्रॉपर्टी परचेज किया है. तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अक्षय उसने प्रॉपर्टी परचेज किया 1.5 करोड़ का, इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलेगा, इनकम टैक्स सिर्फ देखेगा उसका सोर्स कितना बता रहा है वो इनकम का. एंड ये प्रॉपर्टी विदाउट लोन लिया गया था एंड उसने 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया. तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न ऑफ इनकम में कम से कम उसका इनकम या प्रॉफिट 1-2 करोड़ के आसपास तो कम से कम होना चाहिए, तभी वो जाके उतना प्रॉफिट या इतना बड़ा घर ले सकता है. अभी डिपार्टमेंट ऑफिसर ने उनका इनकम टैक्स रिटर्न देखा तो उसमें उन्होंने इनकम बताया था 8 लाख. हाँ, अभी डू यू थिंक 8 लाख का इनकम जिसका है वो 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी ऐसे ही परचेज करेगा? नहीं, राइट. दैट मीन्स उसके पास दूसरा कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम है. तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा कि प्लीज मुझे सोर्स ऑफ इनकम बताओ, एंड अगर सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया, दिस इज द वर्स्ट पार्ट, अगर सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया तो डिपार्टमेंट अज्यूम करेगा आपका जो भी खर्चा है वो आपका इनकम है.
क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल है ना, साइकिल कैसे चलता है, पहले इनकम आता है, फिर सेविंग होता है, फिर एक्सपेंस होता है। तो अगर कोई भी खर्चा मैंने किया, मैंने कार, सपोज एक पर्सन ने BMW लिया या फिर घर लिया, तो घर में खर्चा हुआ, लेकिन कोई इनकम नहीं रहेगा तो खर्चा हो ही नहीं सकता ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, फिर वो सोर्स बताना पड़ेगा कि ये पैसा मैंने किधर से लाया। If they are fortunate enough to explain the source, so there is no problem. But if you are not able to express the source of the income, then आपके हाथ में वो इनकम क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अक्षय का जो केस बताया था, 1.5 करोड़ का अगर उसका घर है एंड उसने मर मर के सोर्सेस एक्सप्लेन किया कि ये मैंने इससे लोन लिया, इतना पैसा लिया, इतना, कुल मिला के 40 लाख का उसने सोर्स बताया। डिपार्टमेंट शांति से सब सुन लेगा एंड फिर डिपार्टमेंट बोलेगा अनडिस्क्लोज कितना है अभी, 1.1 करोड़, ये तुम्हारा इनकम है, इसके ऊपर टैक्स भर। दैट इज हाउ डिपार्टमेंट डज कि ये सब इंक्वायरी करने के बाद डिपार्टमेंट चेक करता है आपका इनकम कितना है, आपका टैक्स लायबिलिटी कितना है। इंटरेस्टिंग। Yes. तो ये सब इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो रजिस्टर्ड ऑफिसेस रहेंगे या फिर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बैंक के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आप कितना कैश डिपॉजिट कर, कि 10 लाख के ऊपर का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल रहेगा तो वो रिपोर्ट होता है बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। See, reporting doesn't mean there is a, you can say, manipulation, or you can say there is tax evasion. Reporting just means that department will check whether you have disclosed that as your income or not. And if you have disclosed that as your income, then obviously no action will be taken against you. Okay. Right? So these are the basics of income, and then we have seen that these are the heads of income. ये हमने पहले देखा था। ये heads of income में हमें क्या करना है, अभी कोई भी पर्सन का कुछ भी इनकम रहेगा तो हमें क्या करना है, कि आपके पास कोई भी एसएससी आया, क्लाइंट है, आप उसने पूछा हमारा इनकम टैक्स कंप्यूट करके दो, तो पहले आपको क्या पूछना है, प्रीवियस ईयर 1920 में भाई तुमने कौन कौन से इनकम जनरेट किया, तो वो इनकम कंप्यूट कर। एंड इनकम को क्या करो, 5 हेड्स में बाइफिकेट करो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। इसमें बाइफिकेट कर लो। ये सबका जो टोटल रहेगा, ये फॉर्मेट आपको याद हो जाना चाहिए कल। 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड करो, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन हम लोग लेस करेंगे, जो मैंने आपको बोला था सेक्शन 80 में रहता है, वो डिडक्शन लेस करके जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम। एंड टोटल इनकम के ऊपर आपको क्या करना है, टैक्स कंप्यूट करना है। राइट? अब ये जो टोटल इनकम आएगा ना, उसको हमें क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। ये राउंड ऑफ कैसे होगा, देखो, द टोटल इनकम विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मतलब अगर आपका रुपया 5 या उससे ज्यादा रहेगा तो इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, एंड अगर उससे कम रहेगा तो वो हम लोग इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनकम है 41,645, तो हम लोग उसको 45 मतलब लास्ट डिजिट चेक करो, वो 5 या 5 से ज्यादा है तो हमें उसको नेक्स्ट 10 में कन्वर्ट करना है, तो 41,650। एंड अगर आपका टैक्स आया, इनकम आया 644.98, तो ऑब्वियसली ये 5 से कम है, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कितना करेंगे, हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे 61,640, मतलब पहले 10 में हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो सिंपली याद रखो, दो सेक्शंस है, 288A एंड 288B। जहां जहां सेक्शंस याद है उधर सेक्शन नंबर याद रखो। 288A बोलता है आपका इनकम राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 के साथ, एंड 288B बोलता है आपका टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। यहाँ पे भी प्रोविजन सेम है, यहाँ पे 4876 पॉइंट समथिंग आया, तो हम लोग उसको नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 4880 हो गया। ये 6452 है, तो 5 से कम है तो हम लोग 6450 कर देंगे। नेक्स्ट 8738.92, 8 है मतलब ये 40 में राउंड ऑफ हो जाएगा, एंड उसके आगे का 5132.75 है तो ये 5130 में राउंड ऑफ हो जाएगा। होपफुली एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। Yes. तो आज के दिन के लिए हम लोग अभी रुक जाते हैं, then we'll start with the next point from tomorrow.
बट आज जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है ना, कल तक एंश्योर करो कि ये आप लोग सब पॉइंट्स रीड कर लो, बिकॉज एक बार आप रीड करना स्टार्ट कर दोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा, एंड जितना इंटरेस्ट आएगा उतना आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे ना, फिर ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा स्कोर होगा इसमें। Okay. आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग एंड समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes. आ रहा है ना समझ में? साक्षी, शची, Yes, sir. यस, कल का फाइल आप सेंड करोगे क्या? अर्पिता, हाँ सर, कल का हाँ। फाइल सेंड करोगे? कौन सा वाला? वही जो लास्ट में डिस्कस किया ना आपने। आंसर वाला, हाँ हाँ, आंसर मैं भेजता हूँ। आज का अभी तक का समझ में आ रहा है ना? अर्पिता टैक्स कैसा लग रहा है? डायरेक्ट टैक्स ठीक है सर, आगे लेवल बढ़ेगा। आगे लेवल बढ़ते जाए। यस, साक्षी अभी तक समझ में आ रहा है?